अमेरिका का तेल उत्पादन पहले से अधिक है। असल में अमेरिका दुनिया के इतिहास में किसी भी देश से ज्यादा तेल निकाल रहा है। हम खुदाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अमेरिका अपनी लगभग 1/3 तेल को सिर्फ इसलिए भेज रहा है ताकि उससे कहीं और के तेल से बदल सके। यह अमेरिका की जंगली तेल क्रांति की कहानी है और यह भी कि यह अब भी अमेरिका को ऊर्जा स्वतंत्रता क्यों नहीं दिला पाएगी। ये दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों का चार्ट है और चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका सबसे ऊपर है। पिछले साल अमेरिका ने प्रतिदिन लगभग 21 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन किया। यह रूस या सऊदी अरब के अलग अलग उत्पादन से लगभग दोगुना और अमेरिका की दैनिक खपत से थोड़ा अधिक है। फिर भी दशकों तक हमें यह विश्वास दिलाया गया कि अमेरिका विदेशी तेल पर निर्भर है। और अजीब बात है, ये अब भी कुछ हद तक सच है। अमेरिका अब भी चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है, जो कनाडा, मैक्सिको, गुयाना और सऊदी अरब सहित लगभग 15 देशों से तेल खरीदता है। सऊदी अरब से तेल आयात खतरे में है क्योंकि ईरान अमेरिका के हमलों के जवाब में होर्मुज जलड़ मरुमध्य बंद करने पर विचार कर रहा है। आप कहेंगे कि अमेरिका केवल 7% तेल सऊदी अरब से आयात करता है। मैं ये जानता हूँ, होर्मुज जलड़ मरुमध्य की चिंता न करें। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। अमेरिका स्वयं भी प्रतिदिन लगभग 4 मिलियन बैरल तेल निर्यात करता है और फिर अन्य देशों से प्रतिदिन 6.5 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। तो भले ही होर्मुज जलड़ मरुमध्य में कम संख्या में टैंकर बाजार से हट जाएं, तेल की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। यह अमेरिकी उत्पादकों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो सवाल उठता है, क्यों अमेरिका उस तेल का निर्यात क्यों करेगा जो उसके पास पहले से है, और फिर कहीं और से और तेल क्यों आयात करेगा? इसे समझ में आने लायक बनाओ। हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में इसके मुख्य कारण पर पहुंचेंगे, लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले अमेरिकी तेल पारिस्थितिकी तंत्र के इस विरोधाभास को समझना होगा। हमेशा की तरह कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तथ्य से शुरू करते हैं कि अमेरिका का रोजाना तेल उत्पादन प्रमुख तेल उत्पादक देशों से भी ज्यादा है। आप शायद जानते होंगे, जैसे सऊदी अरब, ईरान या रूस। लेकिन असली तेल भंडार के आकार के मामले में अमेरिका केवल 11वें स्थान पर है। हालिया आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के पास लगभग 36.5 अरब बैरल सिद्ध तेल भंडार हैं। अब मुझे पता है कि अरब बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन तुलना के लिए तेल भंडार के मामले में सबसे आगे रहने वाला देश वेनेजुएला है, जिसके पास लगभग 300.28 अरब बैरल तेल है। सऊदी अरब, कनाडा और ईरान के पास अमेरिका की तुलना में काफी अधिक तेल भंडार हैं। तो फिर अमेरिका अपने तुलनात्मक रूप से कम भंडार के बावजूद इतना ज्यादा तेल कैसे पैदा कर लेता है? अमेरिका के तेल उत्पादन के अनोखे तरीके और संसाधनों के इस्तेमाल की रणनीतिक नीतियों पर यह सब निर्भर करता है। देखिए, सऊदी अरब और कतर जैसे देश हर दिन जितना ज्यादा हो सके उतना तेल निकालने में रुचि नहीं रखते। इसके बजाय वे इसमें रणनीतिक तरीके से काम करते हैं। वे अपना उत्पादन सावधानी पूर्वक नियंत्रित करते हैं ताकि बाजार में बहुत अधिक तेल आने से वैश्विक कीमतों में गिरावट न हो। उनकी अर्थव्यवस्थाएं तेल बिक्री पर निर्भर हैं, इसलिए उनके लिए कीमतें स्थिर और ऊंची रखना अहम है। मुझसे बेहतर इसे समझाने का कोई और तरीका नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपनी पसंदीदा चीज चार्ट्स की मदद से समझाऊंगा। यहाँ आप सऊदी अरब की जीडीपी और कच्चे तेल की कीमतें देख सकते हैं। यह ग्राफ सऊदी अरब की जीडीपी को वैश्विक तेल कीमतों के साथ दर्शाता है। ध्यान दें कि ये कितने करीब से जुड़े हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि होने पर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था खिलती है। कीमतों में गिरावट से उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। ये एक बड़ी कमजोरी पैदा करता है। सऊदी अरब जैसे देश तेल राजस्व पर अत्यधिक निर्भर हैं, लेकिन वे वैश्विक तेल कीमतों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि तेल बाजार बहुत विशाल है जिसमें असंख्य खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। उदाहरण के लिए, अगर ईरान अचानक युद्ध या आर्थिक संकट को हल करने के लिए बाजार में अतिरिक्त तेल डालता है, तो आपूर्ति बढ़ने से कीमतें तेजी से गिर जाती हैं। तेल की कीमतों में गिरावट का प्रत्यक्ष प्रभाव सऊदी अरब जैसे अन्य तेल निर्भर देशों पर पड़ता है, भले ही वे अतिरिक्त आपूर्ति से संबंधित न हों। 1990 के दशक में सऊदी अरब ने एक चौंकाने वाली रणनीति अपनाई। तेल उत्पादन को सतर्कतापूर्वक नियंत्रित करने से
कीमतें स्थिर रहती हैं और अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहती है। सऊदी अरब जैसे तेल निर्यातक देशों को अपने दैनिक उत्पादन को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है ताकि कीमतें स्थिर रहें। हम इस विषय पर वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी ओर अमेरिका को तेल की ऊंची कीमतों की ज्यादा परवाह नहीं है। वास्तव में वह चाहता है कि ये कीमतें जितनी कम हो सकें उतनी कम रहें। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भी तेल पर निर्भर हैं, लेकिन सऊदी अरब के उलट तरीके से। हमें तेल का इस्तेमाल करना पसंद है और इसका मतलब है कि हम खरीदार हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि कीमतें कम रहें। यही कारण है कि अमेरिका अपने तेल भंडार का जमकर उपयोग करता है और अधिकतम संभव उत्पादन करता है। बाजार में जितना ज्यादा तेल उपलब्ध होगा, कीमत उतनी ही कम होगी। इस दृष्टिकोण ने तेल निकालने की प्रमुख तकनीकी प्रगति के साथ मिलकर अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बनने में सक्षम बनाया है, जबकि उसके पास कई अन्य तेल समृद्ध देशों की तुलना में भंडार काफी कम है। 1900 के प्रारंभ में अमेरिका और विश्व तेल पर उतना निर्भर नहीं थे, क्योंकि उस समय रोजमर्रा की जिंदगी में कोयले जैसे ऊर्जा स्रोत हावी थे। तेल भरपूर था, परंतु उसके उपयोग की कोई विशेष तत्परता नहीं थी। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के करीब आते ही परिस्थितियां द्रुत गति से परिवर्तित होने लगीं। तेल के ऐसे अद्वितीय लाभ थे जो कोयला प्रदान नहीं कर सकता था। कोयले के विपरीत तेल परिवहन और भंडारण में आसान था। यह जहाजों, फैक्ट्रियों के साथ साथ सड़क वाहनों और हवाई जहाजों को भी शक्ति दे सकता था। दूसरे शब्दों में पेट्रोलियम एक नई तरह का रणनीतिक हथियार बनता जा रहा था, एक महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन जिसे देशों ने महसूस किया कि उन्हें इसकी जरूरत है। अमेरिकी नौसेना को यह नई वास्तविकता शीघ्र ही स्पष्ट हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि तेल से चलने वाले जहाज कोयले की तुलना में तेज, कुशल और रणनीतिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। विदेशी तेल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नौसेना ने विशेष रूप से मेक्सिको और कैरेबियाई देशों, जो विशाल भंडार वाले और भौगोलिक रूप से अमेरिका के नजदीक थे, से तेल की आपूर्ति करना शुरू किया। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मन पनडुब्बियों, यू बोट ने अटलांटिक महासागर में तेल वाहक जहाजों पर हमले शुरू कर दिए और उन्हें डुबोना शुरू कर दिया। अचानक अमेरिका की विदेशी तेल पर निर्भरता एक बड़ी कमजोरी बन गई और इसने अमेरिकी सरकार को घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए आपातकालीन कदम उठाने पर मजबूर किया। सरकार ने तेल की खोज और निकासी हेतु देश में भारी पैसा, जनशक्ति और वैज्ञानिक शोध लगाया। 1910 में यूएस ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना हुई, जो तेल निकालने के नए तरीके खोजने, कुशलतापूर्वक रिफाइन करने और युद्ध के समय में भी सुरक्षित रूप से लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए समर्पित थी। इन विकासों के फलस्वरूप टेक्सास, ओक्लाहोमा और कैलिफोर्निया जल्द ही तेल उत्पादन के प्रमुख केंद्र बन गए, जिससे अमेरिका तेजी से विश्व का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्र बन गया। 1914 में अमेरिका विश्व के तेल उत्पादन का लगभग 70% के लिए उत्तरदायी था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का तेल उत्पादन लगभग 50% बढ़कर युद्ध के अंत तक 500 मिलियन बैरल प्रति वर्ष से अधिक हो गया। यह विस्तार न सिर्फ अमेरिकी सेना को मजबूत करने में मदद कर रहा है, बल्कि अमेरिका के सहयोगियों को भी तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक है। उसी समय ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों ने भी समझ लिया कि भविष्य में तेल ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा। इन देशों ने शेल और ब्रिटिश पेट्रोलियम जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियां स्थापित की, ताकि वैश्विक स्तर पर तेल भंडार सुरक्षित और विकसित किया जा सके। इसी दौरान अमेरिका ऐसी चीज पर काम कर रहा था जिससे उसकी तेल की मांग में काफी वृद्धि होने वाली थी। 7 जुलाई 1919 को एक अमेरिकी सैन्य काफिला वॉशिंगटन D80 से सैन फ्रांसिस्को की ओर देश भर में रवाना हुआ। इस अभियान में शामिल लोगों में एक युवा सेना अधिकारी ड्वाइट डी आइजनहावर भी थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने। उनका मिशन था कि वे देश भर की सड़क प्रणाली और परिवहन ढांचे का सीधे यात्रा द्वारा बारीकी से निरीक्षण करें। उन्होंने जो देखा वह पूरी तरह अप्रत्याशित और विचलित करने वाला था। सड़कें अधिकांशतः कच्ची, गड्ढों से भरी, ऊबड़ खाबड़ और वर्षा के पश्चात कीचड़ में परिवर्तित हो जाती थीं। हालात इतने खराब थे कि कई बार काफिला औसतन सिर्फ 5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल पाया, जिससे देश भर की यात्रा बेहद धीमी और निराशाजनक हो गई। इस अनुभव का आइजनहावर पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने शीघ्र ही जाना कि अच्छी सड़कें न केवल सुविधा के लिए अपितु एक अहम राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा भी हैं। दशकों बाद
जब आइजनहावर 1950 के दशक में राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उस यात्रा को याद किया और उस पर कार्रवाई की। 1956 में उन्होंने फेडरल एड हाईवे एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसने इंट्रास्टेट हाईवे सिस्टम की स्थापना की, एक आधुनिक राष्ट्रीय नेटवर्क जो अमेरिका के प्रमुख शहरों, कस्बों और सैन्य ठिकानों को उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों से जोड़ता है। एक फैसला जिसने अमेरिकी जीवन को नाटकीय रूप से बदल दिया। हाईवे ने सामान के परिवहन को सुगम बनाया, अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा दिया और लाखों अमेरिकियों को कार खरीदने और नियमित रूप से चलाने के लिए प्रेरित किया। 20वीं सदी के मध्य के समृद्ध वर्षों में भी वॉशिंगटन के कुछ नीति निर्माताओं ने एक समस्या की आशंका जताई थी। उन्हें चिंता थी कि अमेरिका के तेल क्षेत्र बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। सौभाग्य से उसी समय विदेशी तेल, खासकर मध्य पूर्व से एक आकर्षक विकल्प बन गया, क्योंकि वह प्रचुर और सस्ता था। मध्य पूर्व ने हाल ही में खुद को विशाल तेल भंडारों पर स्थित पाया था। सऊदी अरब ने तेजी से उत्पादन बढ़ाकर वैश्विक तेल बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्षेत्र के पास न केवल विशाल भंडार थे, बल्कि यह तेल को बहुत कम लागत में निकाल और शुद्ध भी कर सकता था। स्मार्ट निवेश और आदर्श भौगोलिक स्थिति ने सऊदी अरब की प्रतिस्पर्धी बढ़त को मजबूत किया। लेकिन केवल सस्ता और प्रचुर मात्रा में तेल होना ही काफी नहीं था। वैश्विक औद्योगिकीकरण, विशेषकर अमेरिका में, ने उन्हें वांछित विशाल बाजार प्रदान किया। फैक्ट्रियों की बढ़ती संख्या और लाखों कारों के अमेरिकी सड़कों पर आने से तेल की मांग आसमान छू गई। मध्य पूर्वी देश बढ़ती वैश्विक तेल की मांग को पूरा करने के लिए सही जगह पर स्थित थे। अमेरिकी नीति निर्माताओं ने जानबूझकर अधिक तेल आयात करके भविष्य के लिए अपने भंडार बचाने पर बहस की, लेकिन अंततः विदेशी कच्चे तेल पर भारी निर्भरता के विचार को खारिज कर दिया। 1957 में एक सरकारी समिति ने चेतावनी दी थी कि बढ़ता आयात देशी खनन को हतोत्साहित करेगा, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर होगी। अगर कभी विदेशी आपूर्ति बाधित हो गई तो अमेरिका असुरक्षित हो जाएगा, और यह भविष्यवाणी 1970 के दशक में सच साबित हुई। सन 1959 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने विदेशी तेल पर कड़ी सीमा लगाकर आयात कोटा लागू किया, जिससे देसी उत्पादकों की सुरक्षा हुई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अमेरिका के पास हमेशा एक मजबूत तेल उद्योग और आपातकालीन स्थितियों में पर्याप्त क्षमता हो। 1960 के दशक की शुरुआत तक अमेरिका मुख्य रूप से आत्मनिर्भर रहा। 1960 के दशक के अंत तक अमेरिकी तेल क्षेत्र, विशेषकर टेक्सास में, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। 1970 में घरेलू तेल उत्पादन करीब 9.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया। इसके बाद उत्पादन घटना शुरू हुआ, फिर भी मांग नए शिखरों पर पहुंचती रही। कारों ने अधिक पेट्रोल खपाना शुरू किया और अर्थव्यवस्था निरंतर विकसित होती रही। जल्द ही तेल का आयात सब कुछ चालू रखने के लिए अनिवार्य हो गया। 1973 में ईंधन की कमी के कारण राष्ट्रपति निक्सन ने आइजनहावर के आयात कोटा हटा दिए। जब अमेरिका का तेल आयात कुल खपत का लगभग 30% था, उस समय से अमेरिका ने विदेशी तेल पर भारी निर्भरता शुरू कर दी। एक ऐसी स्थिति जिससे कई नीति निर्माता लगातार असहज होते गए। जल्द ही स्पष्ट हुआ कि विदेशी तेल पर अमेरिका की निर्भरता अत्यधिक जोखिम भरी हो सकती है। अक्टूबर 1973 में मध्य पूर्व में योम किप्पुर युद्ध छिड़ गया, और जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इजराइल को सैन्य मदद दी तो अरब तेल निर्यातकों ने प्रतिशोध लिया। उन्होंने अमेरिका को तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे अचानक आपूर्ति रुक गई। लगभग एक ही रात में अमेरिकी बंदरगाहों में मध्य पूर्वी कच्चे तेल का प्रवाह बहुत कम हो गया। इससे चारों ओर हड़कंप मच गया। वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, पहले दोगुनी हुई और फिर कुछ ही महीनों में 4 गुना हो गईं। अमेरिका भर में ड्राइवरों को पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और खाली फ्यूल पंप मिले। पेट्रोल अचानक दुर्लभ हो गया और इसे राशन पर देना पड़ा। उस समय कड़े कदम उठाने पड़े। एक बड़ा कदम था 1975 में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना करना। इस कार्यक्रम में सैकड़ों मिलियन बैरल तेल को भूमिगत नमक गुफाओं में संग्रहित किया जाएगा। यह रणनीतिक भंडार अमेरिका को आपातकालीन स्थिति में तेल की आपूर्ति प्रदान करता था, जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत जारी किया जा सकता था। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से ज्ञात आपातकालीन तेल भंडार है, जो लुइसियाना और टेक्सास में विशाल भूमिगत टैंकों में संग्रहित है, और इसमें 714 मिलियन बैरल तक तेल रखने की क्षमता है। इजराइल ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से क्रूड ऑयल की कीमतों में 10% की वृद्धि हुई है। होर्मुज जलन मरुमध्य के बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें कई गुना बढ़ने और एक पूर्ण युद्ध की स्थिति बनने की आशंका है। अमेरिकी सरकार ने रणनीतिक तेल भंडार बनाने के साथ साथ
कुल तेल मांग को कम करने का भी प्रयास किया। ईंधन की बचत के लिए सरकार ने हाईवे पर राष्ट्रीय गति सीमा 55 मील प्रति घंटा निर्धारित की। सरकार ने पहली बार संघीय ईंधन अर्थव्यवस्था मानक तय किए, जिससे नई गाड़ियों को पेट्रोल का अधिक कुशलता से उपयोग अनिवार्य हुआ। 1974 में अमेरिका ने अन्य तेल आयातक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की, ताकि वैश्विक तेल आपूर्ति और संकटों का बेहतर प्रबंधन हो सके। अरब तेल निर्यात पर प्रतिबंध के 1 महीने बाद अमेरिका ने ट्रांस अलास्का पाइपलाइन सिस्टम के निर्माण को स्वीकृति दी। 1970 में पूरी हुई इस पाइपलाइन ने अलास्का के नॉर्थ स्लोप से दक्षिणी बंदरगाहों तक कच्चा तेल पहुंचाकर देश के तेल उत्पादन को बढ़ाया। इसी समय सरकार ने विभिन्न राज्यों में समुद्र के अंदर और जमीन पर दोनों जगह तेल की खोज और ड्रिलिंग के प्रयासों को और बढ़ावा दिया। इन उपायों के बावजूद 70 के दशक भर में अमेरिका की विदेशी तेल पर निर्भरता लगातार बढ़ती रही। 1969 में ईरान में क्रांति भड़क उठी, जो उस समय दुनिया का एक प्रमुख तेल उत्पादक देश था, जिससे एक और संकट आ गया। ईरानी सरकार गिर गई और उसके साथ ही लाखों बैरल तेल भी वैश्विक बाजारों से हट गए। एक ही रात में ईरान का निर्यात गिर गया, जिससे घबराहट फैली और कुछ महीनों में तेल की कीमतें दोगुनी हुई। अमेरिका पर भी इसका गहरा असर पड़ा। 1973 की गैस संकट की तरह पेट्रोल पंपों को पर्याप्त ईंधन रखना मुश्किल हो गया, जिससे लंबी कतारें और राशनिंग शुरू हुई। एक ही दशक में 2 झटके झेलने से देश की कमजोरी साफ तौर पर सामने आ गई। जब तक अमेरिका विदेशी तेल पर अत्यधिक निर्भर था, तब तक दूर दराज की घटनाएं तुरंत घरेलू जीवन को बाधित कर सकती थीं, गैस की कीमतें बढ़ा सकती थीं और अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकती थीं। बार बार के झटकों के बाद अमेरिका ने समझा कि उसे विदेशी तेल पर निर्भरता घटानी होगी, नहीं तो विदेशों में संघर्ष होने पर उसे आर्थिक उथल पुथल झेलनी पड़ेगी। विदेशी तेल पर निर्भरता को पूरी तरह समाप्त करना व्यावहारिक नहीं था और इसमें दशकों लग जाते। जैसा कि हम जल्द ही समझाएंगे, विदेशों में संघर्षों को प्रबंधित और नियंत्रित करना ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प था। जनवरी 1980 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अमेरिकी नीति को स्थायी रूप से बदल दिया। उन्होंने घोषणा की कि पर्शियन गल्फ का तेल अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए बेहद अहम है। राष्ट्रपति कार्टर ने चेतावनी दी कि गल्फ क्षेत्र पर किसी भी दुश्मन शक्ति के नियंत्रण का प्रयास सैन्य बल से विरोध किया जाएगा। इस बयान को कार्टर सिद्धांत के नाम से जाना गया, जो 1970 के दशक के अंत की 2 बड़ी संकटों के प्रत्यक्ष जवाब के रूप में आया था। उस समय से अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में अपनी मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखी। अमेरिका ने खाड़ी देशों में ठिकाने बनाए, सुरक्षा साझेदारियां की और तेल परिवहन मार्गों की सुरक्षा हेतु युद्धपोत तैनात किए। अमेरिकी नौसेना वैश्विक तेल परिवहन की संरक्षक बन गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि टैंकर होर्मुज जलमरुमध्य और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों से गुजर सकें, जो विश्व अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं। इसलिए वर्तमान में यूएसएस निमिट्ज और यूएसएस कार्ल विंसन के नेतृत्व में 2 अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में तैनात हैं, जिससे सेंट्रल कमांड को 120 से अधिक कैरियर आधारित लड़ाकू विमानों तक पहुंच प्राप्त होती है। खाड़ी में 5वां बेड़ा 14 गश्ती और माइंस काउंटर मेजर जहाजों का संचालन करता है और एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए 4 यूएसएस कैनबरा तैनात हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, 2 फाइटर और KC-10 रिफ्यूलिंग टैंकर सहित कई उन्नत विमान तैनात हैं, जो ईरान द्वारा तनाव बढ़ाए जाने पर तत्काल प्रतिक्रिया देने को तैयार हैं। साथ ही अमेरिका के सहयोगी भी महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए यूके का फ्रिगेट HMS लैंकेस्टर बहरीन में स्थायी रूप से तैनात है, जबकि फ्रांस अपने ठिकानों से सैकड़ों सैनिकों और राफेल फाइटर जेट्स का संचालन करता है। संयुक्त समुद्री बल, जिसमें 46 देश शामिल हैं, नियमित रूप से टास्क फोर्स सेंटिनल के तहत विध्वंसक और गश्ती जहाज तैनात करता है, ताकि टैंकरों को होर्मुज से सुरक्षित गुजरने में सहायता मिले। यह सारी विशाल सैन्य कोशिश सिर्फ एक मकसद के लिए है, तेल को दिन रात लगातार बहते रहने देना। कार्टर सिद्धांत के पश्चात 1970 के अंत में अगला दशक कम से कम कुछ समय के लिए अमेरिका के पक्ष में रहा। संरक्षण और नए तेल स्रोतों की खोज की संयुक्त प्रयासों के कारण अमेरिका का तेल आयात वास्तव में कुछ समय तक घट गया था। तेल की ऊंची कीमतों के कारण अमेरिकी कम ईंधन का उपयोग करने लगे। उन्होंने छोटी किफायती कारें चलानी शुरू की और थर्मोस्टैट्स कम कर दिए। नतीजतन 1980 के दशक की शुरुआत में
अमेरिकी तेल की खपत स्थिर रही या मामूली घटी। इसी समय ओपेक के बाहर से तेल की आपूर्ति में काफी बढ़ोतरी हुई। अलास्का के नॉर्थ स्लोप, यूके और नॉर्वे के तट के पास नॉर्थ सी और मेक्सिको में बड़े नए तेल क्षेत्र उत्पादन में आ गए। 1982 तक इन विकासों ने अमेरिका की आयातित तेल निर्भरता को 1970 के अंत के लगभग 50% से घटाकर 28% कर दिया। गैर ओपेक देशों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के कारण ओपेक का वैश्विक तेल बाजार पर नियंत्रण काफी कमजोर हुआ है। 1986 तक विश्व में तेल की प्रचुरता से कीमतें काफी गिरकर $15 प्रति बैरल से भी कम हो गईं, जो पहले की तेज कीमतों से एकदम भिन्न थीं। 1980 के दशक के अंत में कम तेल कीमतों ने अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत दी, पर इससे लापरवाही भी बढ़ी। पेट्रोल के सस्ता और भरपूर होने के साथ अमेरिका की तेल के प्रति भूख फिर से बढ़ गई। 1990 के दशक की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एसयूवी और पिकअप ट्रकों जैसे बड़े ईंधन अक्षम वाहन बहुत लोकप्रिय हुए। अमेरिकियों ने इन बड़े वाहनों को अधिक मात्रा में खरीदा, जिससे अमेरिका में तेल की खपत निरंतर बढ़ी। 1990 तक अमेरिका अपने उपभोग के लगभग आधे तेल का आयात कर रहा था और यह सबसे खराब समय था। अगस्त में मध्य पूर्व के एक संकट ने अमेरिका को विदेशी तेल पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिमों से अवगत कराया। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर उसके तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और धमकी दी कि अगला निशाना सऊदी अरब होगा। राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने घोषित किया कि इराक की आक्रामकता अमेरिका के लिए आर्थिक खतरा है, क्योंकि अब वह आधा तेल आयात करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब की स्वतंत्रता की रक्षा करना अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। इस खतरे से निपटने हेतु अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व किया। कार्टर सिद्धांत के अनुसार अमेरिका ने दर्शाया कि वह वैश्विक तेल आपूर्ति की सुरक्षा हेतु सैन्य बल प्रयोग करने को तत्पर है। इस संघर्ष के दौरान अमेरिकी सरकार ने पहली बार अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग कर बाजार को स्थिर करने के लिए लगभग 34 मिलियन बैरल तेल जारी किया। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में अमेरिका की तेल की मांग निरंतर बढ़ती रही। 2005 तक यह 20.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन की ऊंचाई पर पहुंच गई, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर था। उस समय अमेरिका अपनी लगभग 60% तेल की जरूरतें आयात करता था। अब तक की सर्वाधिक निर्भरता अमेरिका के तेल का अधिकांश हिस्सा कनाडा, मेक्सिको जैसे पड़ोसी देशों और वेनेजुएला, नाइजीरिया, सऊदी अरब जैसे ओपेक देशों से आता था। लेकिन इस निर्भरता का विशाल स्तर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। 2006 में राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने कहा था कि अमेरिका तेल का आदी है और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, विशेषकर अस्थिर या शत्रुतापूर्ण देशों पर निर्भरता कम करने की तत्काल आवश्यकता है। इस दौर में वैश्विक कारकों ने फिर से तेल बाजार को प्रभावित करना शुरू किया। चीन और भारत में तेज आर्थिक विकास ने वैश्विक तेल मांग को काफी बढ़ा दिया, जिससे कीमतें ऊपर चली गईं। इसी समय पुराने तेल क्षेत्रों में उत्पादन धीमा पड़ रहा था या रुक रहा था। 2005 से 2008 के बीच तेल की कीमतें निरंतर बढ़ीं और 2008 की गर्मियों में डॉलर 147 बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। अमेरिकियों ने यह दर्द सीधे महसूस किया जब पेट्रोल की कीमत पूरे देश में $4 प्रति गैलन से ऊपर चली गई। जनता और राजनेता दोनों ने समाधान की मांग की। कई लोगों का कहना है कि अमेरिका घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाकर इस संकट से उबर सकता है, जिससे ड्रिल बेबी ड्रिल नारा लोकप्रिय हुआ है। हालांकि नई खुदाई योजनाएं शुरू भी नहीं हुई कि एक और आपदा आ गई। 2008 के अंत में वैश्विक वित्तीय प्रणाली ढह गई और ऊर्जा की मांग में भारी गिरावट आई। तेल की कीमतें $147 प्रति बैरल के रिकॉर्ड उच्च स्तर से गिरकर 2009 की शुरुआत तक $40 से भी नीचे आ गईं, जिससे अमेरिकियों को पेट्रोल पंपों पर कुछ राहत मिली। फिर भी लोगों को पता चले बिना अमेरिका के तेल उद्योग में चुपचाप एक बड़ा बदलाव हो रहा था। वर्षों के तकनीकी प्रयोग के परिणाम स्वरूप अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। टेक्सास और नॉर्थ डकोटा में कंपनियों ने 2 पुरानी तकनीकों क्षैतिज ड्रिलिंग और हाइड्रोलिक फ्रैकिंग को एक साथ प्रयोग करना आरंभ किया। क्षैतिज ड्रिलिंग पारंपरिक तेल कुओं की तरह सीधे नीचे जमीन में ड्रिलिंग करके शुरू होती है, लेकिन जब ड्रिल एक निश्चित गहराई तक पहुंच जाती है तो वह धीरे धीरे मुड़कर तेल से भरपूर चट्टानों के बीच साइड में आगे बढ़ती है। इससे कंपनियां क्षैतिज ड्रिलिंग से भूमिगत तेल भंडारों तक पहुंच पाती हैं, जिससे कम कुओं से बड़ा क्षेत्र कवर होता है। फ्रैकिंग में कुआं खोदने के बाद पानी, रेत और रसायनों का मिश्रण उच्च दबाव में कुएं में पंप किया जाता है।
तीव्र दबाव से जमीन के नीचे की चट्टानों में छोटी दरारें या फ्रैक्चर बन जाते हैं। दबाव हटने पर रेत के कणों द्वारा खुली हुई दरारों से तेल और प्राकृतिक गैस सतह तक आसानी से पहुंच सकते हैं। 2009 के आसपास 1970 से घट रहा अमेरिकी तेल उत्पादन अचानक फिर से बढ़ना शुरू हो गया और यह साल दर साल बढ़ता ही गया बिना रुके। 2009 शेल बूम की शुरुआत थी, जिसे अमेरिका के नए तेल पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। 2015 तक अमेरिका का तेल उत्पादन 2008 के निम्न स्तर से लगभग दोगुना होकर दशकों में अनदेखे स्तर तक पहुंच गया था। 2018 तक अमेरिका ने सऊदी अरब और रूस को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक बन गया था। तकनीक के कारण कंपनियां पहले अनुपलब्ध समझे जाने वाले तेल क्षेत्रों से तेल निकाल पा रही हैं, जिससे अविश्वसनीय बदलाव हुआ है। पर्मियन बेसिन, टेक्सास और न्यू मैक्सिको और बाकेन फॉर्मेशन, नॉर्थ डकोटा इस बदलाव में अग्रणी रहे, जिन्होंने प्रतिदिन लाखों बैरल तेल का योगदान दिया। अमेरिका के तेल उत्पादन में भारी वृद्धि ने देश की तेल आयात स्थिति को काफी बदल दिया है। 2010 के दशक में तेल आयात में भारी गिरावट देखी गई। 1980 के दशक के बाद पेट्रोलियम आयात रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया और लगातार गिरता रहा। 2019 में कोविड-19 महामारी से ठीक पहले अमेरिका हाल के इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम का शुद्ध निर्यातक बन गया, जो परिवर्तन 10 साल पहले अकल्पनीय था। अगर सिर्फ कच्चे तेल को देखें तो अमेरिका अब भी जितना निर्यात करता है उससे ज्यादा आयात करता है, लेकिन यह अंतर काफी कम हो गया है। 2023 तक अमेरिका का कच्चे तेल का दैनिक उत्पादन औसत 12.9 मिलियन बैरल था, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। कच्चे तेल का औसत दैनिक आयात लगभग 6.5 मिलियन बैरल और निर्यात लगभग 4.1 मिलियन बैरल था। इसका मतलब है कि शुद्ध कच्चे तेल का आयात लगभग 2.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, जो पिछले दशकों की तुलना में काफी कम है। अमेरिका अब अपने तेल की जरूरत का अधिकांश घरेलू स्तर पर पैदा करता है और आयात पर कम निर्भर है। लेकिन एक वजह है कि अमेरिका पूरी तरह से तेल का आयात बंद नहीं कर सकता, और यही इस वीडियो का मुख्य बिंदु है। यह 2 महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है: तेल की गुणवत्ता और उससे जुड़ी व्यावहारिक समस्याएं। वास्तव में हर कच्चा तेल एक समान नहीं होता और ऊर्जा स्वतंत्रता सिर्फ खुदाई और इस्तेमाल करने जितनी सरल नहीं है। कच्चा तेल विभिन्न ग्रेड और प्रकारों में आता है। इसे मुख्य रूप से घनत्व और सल्फर की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। खोजबीन से पता चलता है कि कच्चे तेल को हल्का या भारी, मीठा या खट्टा कहा जाता है। हल्का तेल पतला और आसानी से बहने वाला होता है। रिफाइन करने पर यह पेट्रोल जैसे महंगे ईंधनों की अच्छी मात्रा देता है। भारी तेल गाढ़ा, चिपचिपा और अशुद्धियों से भरा होता है। इसे रिफाइन करना मुश्किल होता है, लेकिन इससे डीजल जैसे अन्य उत्पाद मिल सकते हैं और यह अक्सर कम दाम में बिकता है। स्वीट क्रूड में सल्फर कम होता है, जो रिफाइनरियों और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर है, जबकि सौर क्रूड में सल्फर ज्यादा होता है, जिसे हटाने के लिए अतिरिक्त प्रोसेसिंग लगती है। अमेरिका द्वारा शेल से निकाला जाने वाला तेल अधिकतर हल्का और स्वीट होता है। भूवैज्ञानिक तेल की घनता को एपीआई ग्रेविटी द्वारा मापते हैं। ज्यादा संख्या हल्के तेल को दर्शाती है। टेक्सास और नॉर्थ डकोटा से निकलने वाले शेल ओ नैल का एपीआई ग्रेविटी अक्सर 40 या 45 से भी ज्यादा होता है, जो इसे काफी पतला और रिफाइन करने में आसान बनाता है। अमेरिका आमतौर पर कनाडा के ओनेल सैंड्स, वेनेजुएला के ओरिनोको बेल्ट या मिडिल ईस्ट से भारी और खट्टा तेल आयात करता है। आयातित तेल अक्सर 30 से कम एपीआई ग्रेविटी के साथ होता है, जो पर्मियन बेसिन जैसे क्षेत्रों से आने वाले हल्के शेल ओनेल के विपरीत होता है। शुरुआत में यह अटपटा लग सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए, अमेरिका की ज्यादातर ओनेल रिफाइनरियां खासकर गल्फ कोस्ट और मिडवेस्ट में खास तौर पर भारी और खट्टे कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई हैं। 1980 और 1990 के दशक में वैश्विक तेल उत्पादन भारी ग्रेड की ओर बढ़ रहा था, इसलिए अमेरिकी रिफाइनरियों ने अरबों डॉलर विशेष उपकरणों जैसे कि कॉकर्स, क्रैकर्स और डीसल्फराइजेशन यूनिट्स में निवेश किए। ये उपकरण भारी और कम गुणवत्ता वाले तेल को उच्च मूल्य वाले उत्पादों में बदलने के लिए बनाए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 70% अमेरिकी रिफाइनिंग क्षमता भारी ग्रेड के लिए ढाली गई है। ये रिफाइनरियां हल्के तेल को भी प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन ये उसके लिए अनुकूलित नहीं हैं। इनकी जटिल अपग्रेडिंग यूनिट तब सर्वोत्तम प्रदर्शन करती है जब इसमें गाढ़ा, निम्न गुणवत्ता वाला कच्चा तेल डाला जाता है, जिसे अधिक प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। महंगे यूनिट्स का कम उपयोग और रिफाइनरी द्वारा
पेट्रोल तथा अन्य आवश्यक ईंधनों के उत्पादन में कमी होगी यदि उन्हें केवल अल्ट्रा लाइट ऑयल दिया जाएगा। अमेरिकी शेल क्षेत्रों द्वारा अधिक मात्रा में हल्के मीठे तेल के उत्पादन ने उस तेल के प्रकार और रिफाइनरी क्षमता के बीच असंतुलन उत्पन्न किया जिनके लिए वह डिजाइन की गई थी। अमेरिकी रिफाइनरियों को हल्के तेल के साथ मिलाने के लिए भारी कच्चे तेल की जरूरत है ताकि उनका उत्पादन संतुलित रहे। चूंकि भारी कच्चा तेल विदेशों से, खासकर कनाडा से खरीदना आसान था, इसलिए आयात जरूरी बना रहा। 2010 के दशक तक कनाडा अमेरिका का सबसे बड़ा तेल आयातक बन गया था। कनाडा के ऑयल सैंड से बेहद गाढ़ा और भारी कच्चा तेल निकलता है। यह इतना गाढ़ा होता है कि इसे पाइपलाइनों से बहाने के लिए अक्सर हल्के तेलों के साथ मिलाना पड़ता है। अमेरिकी गल्फ कोस्ट रिफाइनरियां इस प्रकार के कच्चे तेल को प्रोसेस करने हेतु पूर्णतया सुसज्जित हैं। 2022 में अमेरिका के तेल आयात का 69% भारी ग्रेड का था, जिसमें से 61% कनाडा द्वारा प्रदान किया गया था। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका में आयातित लगभग 90% तेल घरेलू स्तर पर टेक्सास जैसे स्थानों में उत्पादित सामान्य शेल ऑयल से भारी था। आयातित भारी तेल और देसी शेल ऑयल सीधे विकल्प नहीं हैं। रिफाइनिंग में ये एक दूसरे को पूरक करते हैं। यह रिफाइनरियों को अधिक कुशलता से चलाने और भारी तेल के सस्ते होने के कारण संतुलित ईंधन उत्पादन और बेहतर मुनाफा कमाने में मदद करता है। यह ज्यादा तेल की नहीं बल्कि सही तरह के तेल पाने की बात है। इसके अलावा यदि अमेरिका ने अपने रिफाइनरियों को केवल उस हल्के और मीठे तेल के प्रोसेसिंग के लिए बदला होता जो वह अब पैदा करता है, तो उसे भारी लागत और देरी का सामना करना पड़ता। रिफाइनरी को नए तेल के अनुरूप अपग्रेड करना एक बहुत खर्चीला अरबों डॉलर का काम है और इस निवेश पर मुनाफा मिलने में दशक लग सकते हैं, यदि कभी मिले भी। रिफाइनरियां इस उम्मीद पर जुआ खेल रही थीं कि भारी तेल का उत्पादन कई दशकों तक बना रहेगा और आपूर्ति खत्म नहीं होगी। भारी तेल खासकर कनाडा से अभी भी व्यापक रूप से उपलब्ध है और अमेरिकी शेल उत्पादन अनिश्चित हो सकता है। इसलिए रिफाइनरियां भारी और हल्के कच्चे तेल का मिश्रण प्रोसेस करना पसंद करती हैं। जब तक भारी कच्चा तेल प्रचुर मात्रा में और सस्ता उपलब्ध रहेगा, अमेरिका के लिए इसका आयात जारी रखना हमेशा सस्ता और आसान रहेगा। अब अमेरिका द्वारा भारी मात्रा में कच्चे तेल के आयात के कारण स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर वह एक ही समय में तेल का निर्यात क्यों करता है? शेल बूम ने एक नई समस्या पैदा की। बहुत अधिक हल्का तेल। 1975 से 2015 तक अमेरिकी कानून ने कच्चे तेल के ज्यादातर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो 1970 के दशक के तेल संकट के दौरान घरेलू आपूर्ति की सुरक्षा के लिए था। लेकिन 2014 से 2015 तक देश ने इतना हल्का कच्चा तेल पैदा किया कि अमेरिकी रिफाइनरियां उसे कुशलता से प्रोसेस नहीं कर पा रही थीं। निर्यात करने की क्षमता न होने पर उत्पादकों को उत्पादन घटाना पड़ता है। दिसंबर 2015 में तीखी बहस के बाद कांग्रेस ने निर्यात प्रतिबंध हटाया। अमेरिकी हल्के कच्चे तेल की खेपें टेक्सास से यूरोप और एशिया के बाजारों की ओर तुरंत रवाना हुईं। आज अमेरिका लगभग 6 मिलियन बैरल भारी तेल का प्रतिदिन आयात और साथ ही कई मिलियन बैरल हल्के शेल तेल का निर्यात करता है। कच्चे तेल की रासायनिक संरचना के अलावा अमेरिका के तेल आयात का एक और व्यावहारिक कारण है भूगोल और रसद। कई बार कच्चा तेल सही समय पर सही जगह पर नहीं होता। अमेरिका की तेल अवसंरचना पाइपलाइनों, टर्मिनलों, भंडारण टैंकों और बंदरगाहों को दशकों पहले ऐतिहासिक तेल प्रवाह के आधार पर बनाया गया था। हालांकि यह प्रणाली तटीय बंदरगाहों से आयातित तेल को देश के अंदर ले जाने या अलास्का या पश्चिम टेक्सास से घरेलू तेल को देश में भेजने के लिए डिजाइन की गई थी। परंतु शेल बूम ने इस पैटर्न को एकाएक बदल दिया और नॉर्थ डकोटा तथा पश्चिम टेक्सास के न्यू फील्ड्स जैसे अप्रत्याशित स्थलों से भारी मात्रा में नया तेल जोड़ा। रेल अवसंरचना में बदलाव किए गए हैं ताकि इन परिवर्तनों को समायोजित किया जा सके, किंतु बाधाएं अब भी विद्यमान हैं। जैसे अमेरिकी पूर्वी तट को ही देख लीजिए। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में परिष्कृत ईंधन की खपत अधिक है, परंतु वहां तेल उत्पादन व रिफाइनिंग क्षमता कम है। वे आसानी से टेक्सास या गल्फ कोस्ट से तेल या परिष्कृत ईंधन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन गल्फ कोस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक जाने वाली पाइपलाइनें मुख्यतः परिष्कृत ईंधन के लिए उपयोग होती हैं और अक्सर पूरी भरी रहती हैं। अमेरिका के भीतर समुद्र के रास्ते तेल भेजने में एक और बाधा है।
जोन्स एक्ट। इस कानून के तहत घरेलू सामान सिर्फ अमेरिकी झंडे वाले जहाजों पर भेजा जा सकता है जो महंगे होते हैं। इसलिए ईस्ट कोस्ट रिफाइनरियों के लिए वेस्ट अफ्रीका या मिडिल ईस्ट से टैंकर द्वारा तेल आयात करना टेक्सास या गल्फ कोस्ट से खरीदने की तुलना में सस्ता हो सकता है। कई बार यूरोप से पेट्रोल या डीजल आयात करना घरेलू स्रोतों से लेने की तुलना में ज्यादा सस्ता होता है। लॉजिस्टिकल और क्षेत्रीय चुनौतियों के कारण अमेरिका के कुछ हिस्से विदेशी आयात पर आंशिक रूप से निर्भर हैं। हालांकि देश कुल मिलाकर लगभग पर्याप्त घरेलू तेल उत्पादन करता है। मुख्य बात यह है कि ऊर्जा अवसंरचना एक रात में नहीं बदलती। नई पाइपलाइनों का निर्माण करना या आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया मार्ग देना, परमिट, निर्माण और अरबों डॉलर में वर्षों लग सकते हैं। अगर हम तय करें कि हर जगह सिर्फ अमेरिकी तेल का इस्तेमाल करें तो हमें पूरे सिस्टम की बड़ी मरम्मत करनी होगी। पश्चिमी तट के कच्चे तेल को पूर्व में भेजने के लिए पाइपलाइन और नई रिफाइनरी की आवश्यकता होगी। यह सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन यह बहुत धीमा और महंगा होगा। एक और बुनियादी ढांचे से जुड़ा विचार भंडारण और अतिरिक्त क्षमता है। अमेरिका आपातकाल के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार रखता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कंपनियां सीमित मात्रा में ही तेल का भंडारण करती हैं। यदि अमेरिका ने पूर्ण आयात प्रतिबंध लगाया तो उसे केवल घरेलू उत्पादन और वर्तमान भंडार पर निर्भर रहना होगा। मैक्सिको की खाड़ी में आया तूफान, जो अस्थायी रूप से समुद्री तेल उत्पादन और रिफाइनरियों को प्रभावित करता है, कुछ क्षेत्रों में कमी का कारण बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ मिलियन बैरल का आयात करना कैसे सब कुछ संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए 2019 में सऊदी अरब की तेल सुविधाओं पर हमले से वैश्विक आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से बाधित हुआ था। उस समय अमेरिका को सीधे तौर पर सऊदी तेल की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब वैश्विक कीमतें बढ़ गईं, तो अमेरिकी रिफाइनरियों ने एहतियात के तौर पर वैकल्पिक आयात की ओर रुख किया। 2021 के मध्य में एक साइबर हमले ने गल्फ कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक ईंधन पहुंचाने वाली कोलोनियल पाइपलाइन को बंद कर दिया। ईस्ट कोस्ट की रिफाइनरियों ने पाइपलाइन बहाल होने तक यूरोप से अतिरिक्त पेट्रोल का आयात किया। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि आयात में लचीलापन अप्रत्याशित संकट के दौरान सिस्टम को स्थिर रखता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि केवल अपना तेल इस्तेमाल करना अमेरिका के लिए कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है। तेल एक असाधारण वस्तु है। यह कई देशों, कंपनियों और अरबों डॉलर के बुनियादी ढांचे से जुड़ा एक जटिल वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। अमेरिकी ऊर्जा प्रणाली का विकास घरेलू मजबूती को वैश्विक एकीकरण से जोड़ने के लिए हुआ है। 2025 तक अमेरिका को आयातित तेल पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह ऐसा करता है क्योंकि यह आर्थिक रूप से लाभदायक है। अमेरिका को घरेलू तेल की पर्याप्त उपलब्धता और वैश्विक आपूर्ति तक पहुंच का सुरक्षा लाभ मिलता है। नीति निर्माता फिलहाल उस संतुलन को बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं।